तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे सेटलमेंट सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट। तो प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट के अंदर हम लोग पढ़े थे कि जैसे वार्ड से रिलेटेड या वार्ड से जब वाटर रिलीज हो रहा है तो कौन कौन से टर्म्स है उसके बेसिस पे वो डेटा दिया है तो हम लोग प्राइमरी कंसोलिडेशन कैलकुलेट करते हैं। तो पहला हम लोग पढ़े थे कि अगर वार्ड रेशियो की वैल्यू दिया है, चेंज इन वार्ड रेशियो की वैल्यू इन स्टार्टिंग में कितना था और आफ्टर सेटलमेंट वार्ड रेशियो की वैल्यू कितना था, तो हम लोग प्राइमरी कंसोलिडेशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन पढ़े थे कि अगर आपका AV और MV के टर्म में निकालना है, AV यानी कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी और MV इट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, अगर इन दोनों के टर्म में हम लोग कैलकुलेट करना है तो सेटलमेंट का फार्मूला क्या होता है प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट का। इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है लास्ट स्टेप, और ये सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है, मोस्टली क्वेश्चन के अंदर यही आप हम लोग फॉलो करते हैं ये वाला डेटा। तो जैसे कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन दिया है, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन को CC से डिनोट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन। और अगर सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट हो रहा है तो वहाँ पे रिकम्प्रेशन प्रोसेस होना चाहिए, रिकम्प्रेशन, और वहाँ पे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन यूज़ करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन इज इक्वल टू 1/5 to 1/7 टाइम्स CC, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन CC। तो CC के टर्म में हमें अगर फार्मूला, तो सबसे पहले CC का फार्मूला पता होना चाहिए हमें। तो CC का फार्मूला हम लोग पढ़े थे डेल्टा E डिवाइड बाई डेल्टा E। हम लोग अगर CC का फार्मूला देखें तो चेंज इन वार्ड रेशियो डिवाइड बाई लॉग सिग्मा 1 बार डिवाइड बाई सिग्मा नॉट बार, ये फार्मूला हम लोग CC का पढ़े थे। तो अब जो बेसिक फार्मूला है सेटलमेंट का हम लोग वाइड इन टर्म्स ऑफ वाइड रेशियो, अब उसी में हम लोग क्या करेंगे, अगर टर्म्स ये नहीं है तो उसमें ये इंट्रोड्यूस करेंगे इसके अंदर तो ये देखते हैं। तो बेसिक फार्मूला होगा डेल्टा H अपॉन H नॉट इक्वल्स टू डेल्टा E डिवाइड बाई 1 + E नॉट। अब इसमें लॉग वाला टर्म्स नहीं है तो लॉग सिग्मा 1 बार माइनस डिवाइड बाई सिग्मा नॉट बार, यह मल्टीप्लाई कर दिया और वही सेम टर्म से डिवाइड कर दी। अब ये जो टर्म है ऊपर डेल्टा E डिवाइड बाई नीचे वाला जो टर्म है लॉग सिग्मा 1 बार डिवाइड बाई सिग्मा नॉट बार, तो ये मिलेगा तो क्या हो जाएगा CC। तो ये CC हो गया। नीचे 1 + E नॉट है, 1 + E नॉट लॉग रहेगा ही सिग्मा 1 बार डिवाइड बाई सिग्मा नॉट बार। तो फाइनल फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट SP इक्वल्स टू H नॉट CC डिवाइड बाई 1 + E नॉट लॉग सिग्मा 1 बार डिवाइड बाई सिग्मा नॉट बार। अब सिग्मा 1 कब है, सिग्मा 1 इक्वल्स टू लिख सकते हैं, सिग्मा 1 बार इक्वल्स टू लिख सकते हैं इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस, और इसी में कुछ इंक्रीज होगा इफेक्टिव स्ट्रेस, उसके बाद सिग्मा 1 मिल गया है। तो इसको ब्रेक करेंगे तो वही आ जाएगा लॉग सिग्मा नॉट बार प्लस डेल्टा सिग्मा बार डिवाइड बाई ये नीचे रहेगा ही सिग्मा नॉट बार। तो यह सबसे इफेक्टिव फार्मूला होता है प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट कैलकुलेट करने के लिए, और ये मोस्टली यूज भी किया था न्यूमेरिकल के अंदर। तो ये फार्मूला याद रखेंगे। तो यहाँ पे अगर नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल है तो वहाँ पे CC यूज करते हैं, और ओवर कंसोलिडेटेड है, अगर ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल है तो वहाँ पे CR यूज करते हैं। तो CR यानी रिकम्प्रेशन प्रोसेस हो रहा है, तो वहाँ पे CR यूज करते हैं। और CR इक्वल्स टू हम लोग पढ़ लिए हैं, CR की वैल्यू होता है 15 से 17 टाइम्स CC, ये फार्मूला पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे करेक्शन के बारे में, करेक्शन ऑफ सेटलमेंट, यानी जो भी हम लोग सेटलमेंट का फार्मूला कैलकुलेट किए हैं या यूज कर रहे हैं, एक्सप्रेशंस ड्राइव किए हैं, तो उसमें कुछ
करेक्शन करने पड़ते हैं। वो ऑब्जर्व वैल्यू होती है, उसमें किसी फैक्टर के कारण जो कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो इंक्लूड नहीं किए हैं, एक्चुअल प्रैक्टिस में वो हो नहीं सकता, और हम लोग जूम करके वो चीज़ें कैलकुलेट कर लिए, वो एक्सप्रेशन ड्राइव कर लिए हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं। तो क्या क्या ऐसे करेक्शंस हो सकते हैं? तो यहाँ पे वही दिया है, सर्टन करेक्शन हैव टू बी अप्लाइड टू द कंप्यूटेड सेटलमेंट बिफोर अराइविंग एट द एक्चुअल फाउंडेशन सेटलमेंट। तो एक्चुअल फाउंडेशन सेटलमेंट कैलकुलेट करने से पहले हम लोग जो सेटलमेंट फार्मूला अप्लाई किए हैं उसमें कुछ करेक्शन अप्लाई कर लेते हैं। जैसे पहला करेक्शन होता है करेक्शन फॉर द इफेक्ट ऑफ थ्री डायमेंशनल कंसोलिडेशन। तो जब हम लोग टरजागी के अकॉर्डिंग कंसोलिडेशन टॉपिक पढ़ रहे थे तो वहाँ पे ये चीज़ पढ़े थे कि जो कंसोलिडेशन है वो वन डायमेंशनल है, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में ही कंसोलिडेशन प्रोसेस होगा, जबकि एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता है कि एक ही डायरेक्शन में कंसोलिडेशन हो। अगर हम लोग ऊपर से लोडिंग लगा रहे हैं और ये हमारा सॉइल स्टेटा है तो वाटर इधर से भी रिलीज हो सकता है, वाटर इधर भी रिलीज हो सकता है, वाटर इधर भी रिलीज हो सकता है। तो तीनों डायरेक्शन में होता है एक्चुअल अगर फील्ड की बात करें हम लोग। लेकिन हम लोग टरजागी के अकॉर्डिंग अभी जो फार्मूला कंसोलिडेशन वाले फॉलो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं टरजागी के एजम्पशन पे बेस्ड है। तो वहाँ पे टरजागी ने क्या एज्यूम किया था कि जो कंसोलिडेशन है केवल वर्टिकल डायरेक्शन में ही होगा, इसका मतलब एरर है, अब वो करेक्शन करना पड़ेगा। तो वही यहाँ पे करेक्शन हम लोग सेटलमेंट के केस में पढ़ेंगे, वही हम लोग यहाँ सेटलमेंट के अंदर करेक्शन पढ़ रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंसोलिडेशन थ्योरी द कंसोलिडेशन प्रोसेस एज्यूम बाय द टरजागी एंड स्कैम्पटन अकर इन वन डायमेंशन या वर्टिकल डायरेक्शन, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट कैन बी डन इन थ्री डायमेंशन सो दैट करेक्शन अप्लाइड फॉर द एक्चुअल सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन। अब ये करेक्शन क्या होगा? तो प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट इन थ्री डायमेंशन कंसोलिडेशन इज इक्वल टू म्यू इनटू प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट इन वन डायरेक्शन, यानी अभी हम लोग वन डायरेक्शन जो सेटलमेंट वहाँ फार्मूले से अप्लाई करके कैलकुलेट किए हैं उसी में म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये थ्री डायमेंशन के लिए हो जाएगा। अब म्यू क्या है? इसको बोलते हैं करेक्शन फैक्टर। म्यू क्या है? इसको बोलते हैं करेक्शन फैक्टर विच इज कैलकुलेटेड बाय द स्कैम्पटन एंड जेरम अप्रोच। अब म्यू की वैल्यू हम लोग स्कैम्पटन और जेरम थ्योरम से कैलकुलेट करके वहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। और म्यू की वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? तो ये टाइप्स ऑफ सोयल और ए वैल्यू के लिए टेबल होता है, शेप ऑफ फाउंडेशन, इन सब पे डिपेंड करता है म्यू की वैल्यू। सेकेंड करेक्शन है आपका करेक्शन फॉर द रिजिडिटी ऑफ द फाउंडेशन। फॉर द रिजिडिटी ऑफ द फाउंडेशन। रिजिडिटी ऑफ द फाउंडेशन तो हम लोग पढ़े थे फाउंडेशन दो टाइप की, फ्लेक्सिबल और रिजिड होता है। तो इसके टाइप की बेसिस पे क्या करेक्शन करने पड़ते हैं? तो हम लोग ये करेक्शन पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू IS 8009 पार्ट 1 1976। तो 8009 पार्ट 1 1976 इसके अकॉर्डिंग ये करेक्शन पढ़ते हैं। तो द रेशियो ऑफ टोटल सेटलमेंट इन केस ऑफ रिजिड फाउंडेशन, द रेशियो ऑफ, अब यहाँ पे करेक्शन क्या होगा? तो करेक्शन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो सेटलमेंट इन केस ऑफ रिजिड फाउंडेशन टू सेटलमेंट इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल फाउंडेशन, तो ये दोनों का जो रेशियो आता है उसी को हम बोलते हैं रिजिडिटी फैक्टर विच इज इक्वल टू 0.8, और वो रिजिडिटी फैक्टर कैलकुलेट करके आता है 0.8। कैलकुलेट करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। तो उसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हम लोग मॉडिफाइड कर लेंगे। तो सेटलमेंट इन केस ऑफ रिजिड फाउंडेशन डिवाइड बाय सेटलमेंट इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल फाउंडेशन इक्वल टू 0.8, इसको बोलते हैं रिजिडिटी फैक्टर। तो 0.8 से मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके किसी भी टाइप की फाउंडेशन के लिए कैलकुलेट करना है तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट करेक्शन है डेप्थ करेक्शन। अब डेप्थ करेक्शन में क्या होता है कि फाउंडेशन दो कंडीशन में, या तो एक तो फाउंडेशन हम लोग एम्बेडेड टाइप का बना सकते हैं, दूसरा फाउंडेशन एट फ्रीली कंस्ट्रक्टेड एट द सरफेस। तो दोनों में अब जो फ्रीली सरफेस पे रखा है उसमें सेटलमेंट ज़्यादा होता है, और जो एम्बेडेड करके बनाए होंगे, पहले से ही हम लोग ब्लॉक करके बनाए होंगे, पेंटेड करके बनाए होंगे, उसमें सेटलमेंट कम होगा क्योंकि वो साइड से सपोर्ट मिलता रहेगा। तो इसमें भी करेक्शन करना पड़ता है।
तो एम्बेडेड के केस में सेटलमेंट डिवाइड बाय सरफेस, जो सरफेस पे बनाया है फाउंडेशन, उस केस में जो सेटलमेंट आ रहा है, अब इन दोनों के रेशियो से जो निकलता है उसी को हम लोग बोलते हैं डेप्थ फैक्टर। तो उस वैल्यू से हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड करके कैलकुलेट कर लेते हैं कि इमीडिएट के केस में निकालना है कि सरफेस पे निकालना है। तो सेटलमेंट बिलो ऑन द एम्बेडेड फुटिंग विल बी स्मॉलर देन द सेटलमेंट ऑफ द हाइपोथेटिकल फुटिंग एट सरफेस। तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इमीडिएट डिवाइड बाय सेटलमेंट एट सरफेस, इसी को हम बोलते हैं डेप्थ फैक्टर। और ये किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं डेप्थ फैक्टर, तो फॉक्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फॉक्स, डेप्थ करेक्शन अप्लाइड फॉर द रेक्टेंगुलर फुटिंग ऑफ साइज L and to be located at depth with the mu equal to 0.5 for elastic as well as प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट। तो फॉक्स के अकॉर्डिंग हम लोग ये कैलकुलेट कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी